लिखिए चैप्टर 10 आपकी बुक के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, और चैप्टर 10 दैट इज नाम है फ्रॉड एंड द कंपनीज एक्ट। फ्रॉड एंड कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या, प्लीज आवाज नहीं, फ्रॉड एंड द कंपनीज एक्ट 2013। चैप्टर नंबर 10 पे हम लोग, और सबसे पहले फ्रॉड एंड द कंपनीज एक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा मीनिंग ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड मतलब क्या? हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, ये चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉड। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों ने कभी किसी के साथ फ्रॉड किया है? हाँ जी, हैव यू एवर कमिट फ्रॉड विद एनीवन? यस, कभी कोई फ्रॉड आप लोगों ने किया है? देखो, अगर आप बताओगे हाँ या ना, कुछ एक्टिव बात बताओगे, तो मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग फ्रॉड के बारे में क्या समझ रहे हैं। क्या आपने कभी किसी के साथ फ्रॉड किया है? हाँ जी, हाँ जी, खड़ो। तो गवेश भाई साहब फ्रॉड फ्रॉड बता रहे हैं कि इन्होंने क्या फ्रॉड किया है। अच्छा, इसकी बात है ना, ध्यान से सुना करो आप सब लोग, ये बहुत टेक्निकल बोलता है। और हाँ जी प्लीज, आप देखो खड़े होने का स्टाइल, देखो लड़के का, ये कितना मासूम लग रहा है। ये माइक देता है इसको, नहीं माइक की जरूरत नहीं है इसे, ये अपने आप ही माइक है। भाई सुन ले, भाई सुन ले। अच्छा, अच्छा ये फ्रॉड था, ओके। सही है, सही है, अच्छा है फ्रॉड। मैं सोचा कुछ खतरनाक बताने वाला है। कुछ और खतरनाक सा सोच, तू सोच, इतने मैं दूसरों पे जा रहा हूँ, तेरे फ्रॉड जानना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी, तू बता बे। करता ही नहीं और, ऐसा मत बोल, सच से बता। हाँ जी, कोई और? नहीं मैंने क्या करने, बताओ बताओ कुछ। क्लाइंट कंपनीज के साथ बताऊंगा, चलो किसी दिन मैं थोड़ा याद कर लूँ, मतलब ये याद कर लूँ कौन से वाले बताने ठीक रहेंगे, कौन से वाले नहीं। नहीं कहीं कुछ दूसरे ना बता दूं। चलो, ये सोच रहा भी, फिर इसके सुनेंगे दोबारा। इसने बोला कि जो जो सॉफ्टवेयर है वो मैं क्या कर लेता था, लाइसेंस खरीद लेता था उनके। अच्छा, नहीं लेता था फिर भी सॉफ्टवेयर चल जाते थे? अच्छा, तू चला लेता था क्योंकि तू हैक कर लेता था उनको। अच्छा, ठीक ठीक, गुड, ठीक है भाई। लिखो फ्रॉड, इसका एक जनरल मीनिंग है। अच्छा, अब देखना, अभी आप लोगों ने कुछ बताया नहीं कि आपने फ्रॉड किया या नहीं किया। अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो देखते हैं उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि आप उसमें फ्रॉड में फॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और कहीं ऐसा ना हो डेफिनेशन पढ़ने के बाद लगे सब रोज ही करते हैं दो चार फ्रॉड, तो मतलब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। जनरल मीनिंग फर्स्ट लिखिएगा कि फ्रॉड का एक जनरल मीनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरली फ्रॉड क्या होता है, लिखिएगा। दूसरा, दैट इज एज पर द लॉ, फ्रॉड का मतलब क्या है? एज पर द लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड? तीसरा, एज पर द वेरियस केस लॉज। तो कुछ केस लॉज हैं जिसके जो हमें देखने पड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रॉड का मतलब देखना पड़ेगा। अच्छा, जब आप लॉ की बात करेंगे तो हम देखेंगे फ्रॉड का मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें फ्रॉड क्या लिखा हुआ है?
एज पर सेबी फ्रॉड क्या है, एज पर कंपनीज एक्ट फ्रॉड क्या है। फ्रॉड क्या है, एंड दैट इज जनरल मीनिंग, दैट इज एज पर द केस लॉ, एज पर द लॉ। तो ये फ्रॉड का मतलब हम समझेंगे। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल मीनिंग। जनरली फ्रॉड का मतलब क्या है, ये लिख लिया सबने? प्लीज इसको ध्यान से लिख लो। इस पे कुछ आई गेस 3-4 केस लो हैं, तो 3-4 केस लो हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉड के ऊपर, एंड देन फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टाइम नहीं लगेगा, बट सेबी और कंपनीज एक्ट में टाइम लगेगा। अच्छा, एक सवाल है, क्या कंपनीज एक्ट 2013 में फ्रॉड डिफाइन है? क्या कंपनीज एक्ट 2013 में इज फ्रॉड डिफाइन, या बस फ्रॉड की पेनल्टी है? चलो देखते हैं फ्रॉड डिफाइन है या नहीं है, ये भी देखते हैं अभी। तो लिखिएगा, द फर्स्ट पॉइंट आई एम टेकिंग, जनरल मीनिंग फ्रॉड का क्या है, फिर केस लॉस, एंड देन एज पर द लॉ। जनरल मीनिंग लिख लो भाई, लिखा है? fraud is distinguishable from negligence from the perspective whether the act is willful or otherwise. That is fraud as per the general meaning. कह रहा है कि fraud is distinguishable from the negligence from the perspective whether act is willful or otherwise. Generally fraud हम ये समझते हैं कि किसी को भी आप डिसीव कर रहे हो, किसी को भी आप धोखा दे रहे हो, किसी को भी आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपकी इंटेंशन इन्वॉल्व है उसके अंदर। आप जानबूझ के उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, उसे डिफीट करना चाह रहे हो, उसे डिसीव करना चाह रहे हो, दैट इज फ्रॉड। लेकिन अगर वो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, आपकी इंटेंशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, अनजाने में हुआ है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हुआ है, तो वो फ्रॉड नहीं है। दैट विल नेवर मेंट अ फ्रॉड। दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। देखो, देयर इज अ टीचर, किसी के लिए एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, बस जनरली मैं बात कर रहा हूं। देयर इज अ टीचर, वो टीचर बोलता है द टीचर इज नॉट कंपनी सेक्रेटरी, टीचर इज नॉट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। और वो टीचर को पता है कि वो टीचर को तो पता ही होगा कि वो सीएस है या नहीं है। अब वो क्लास में बच्चों को बोलता है आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, पैम्पलेट पे लिखता है सीएस फलाना ढिमकाना, जो भी उसका नाम है, और उसे पता है कि वो सीएस नहीं है, और फिर भी वो ऐसा कर रहा है। आप मुझे बताओ, इज इट अ फ्रॉड और नॉट? यस इट इज अ फ्रॉड, यस इट इज अ फ्रॉड। आर यू गेटिंग दिस? अब देखो, मान लीजिए देयर इज एन इंस्टीट्यूट, देयर इज एन इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट का एक ओनर है, एबीसी इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का एक ओनर है। जो ओनर है वो सीएस नहीं है। ओनर जो है, जो मालिक है इस इंस्टीट्यूट का, वो एक फैकल्टी है, लेकिन वो सीएस नहीं है। वो अपने नाम के आगे कुछ भी, नाम कुछ भी है, नाम के आगे सीएस लगाता है, और वो सबको बोलता है मैं सीएस हूं, लेकिन वो सीएस नहीं है। इज इट अ फ्रॉड? यस इट इज अ फ्रॉड। ठीक है, ठीक समझ में आया? अब देखो, इस इंस्टीट्यूट में एक फैकल्टी और हायर करता है वो बंदा, कौन? ये वाला व्यक्ति एक फैकल्टी और हायर करता है, मान लो CS XYZ, और ये व्यक्ति CS है, लेकिन जब ये बच्चों को पढ़ाता है तो ये बार बार अपने इस टीचर का भी रेफरेंस देता है कि ये CS है, मेरा जो बॉस है वो CS है। अब आप मुझे बताओ, इसको नहीं पता कि इसका जो बॉस है वो CS है या नहीं है, और ये अनजाने में लोगों को, स्टूडेंट को बोल रहा है, क्या ये फ्रॉड कर रहा है? नो। फ्रॉड किसने किया? जिसको पता था वो फ्रॉड है, या जिसको पता नहीं था अनजाने में जो बोल रहा है वो फ्रॉड है?
तो जनरली मतलब यही है, फ्रॉड इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेग्लिजेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव वेदर द एक्ट इज विलफुल और अदरवाइज। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि अगर आप किसी को डिसीव कर रहे हो, अनजाने में बोला गया झूठ फ्रॉड नहीं माना जाएगा, और अगर जानबूझ के बोला जा रहा है तो उसे फ्रॉड मान लिया जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन ये तो जनरली हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन असली कहानी अब स्टार्ट होगी। लिखेगा, एक केस हुआ इसके अंदर, लिखना जरा केस 1। दिस अ केस, मेहर वर्सेस हिबर्निया इंस्टीट्यूट, हिबर्निया व्हाटएवर इंस्टीट्यूट, लिख लो इसे। इसमें डिसाइड हुआ फ्रॉड मतलब क्या है, और देखिए क्या डिसाइड हुआ। फ्रॉड कंसिस्ट ऑफ some deceitful practice or willful device with the intent to deceive। लिखो इसे, with the intent to deceive। आप मुझे बताओ केस 1 के अकॉर्डिंग भी फ्रॉड का मतलब क्या आ रहा है? केस 1 के अकॉर्डिंग भी फ्रॉड का मतलब क्या आ रहा है? कुछ भी आप गलत कर रहे हो, जानबूझ के इंटेंशनली कर रहे हो, और आपका मेन मकसद क्या है? सामने वाले के साथ चीटिंग करना, धोखा देना। इसी को क्या नाम दिया जाएगा? फ्रॉड। लेकिन जानबूझ के आप कर रहे हो, जानबूझ के सामने वाले के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आप उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट वुड अमाउंट टू व्हाट? फ्रॉड। क्या हमने कभी ऐसा किया है? यस। और मुझे लगता है शायद हफ्ते में 2-4 बार तो कर ही देते होंगे जानबूझ के। क्या हम अपने दोस्तों से ही झूठ बोल देते हैं? यस, डिसीव करने के लिए। यस। इज इट अ फ्रॉड? यस, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। पॉइंट नंबर 2, केस 2 लिखेगा, और दैट इज सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। कुछ करेंगे एग्जांपल डिस्कस आज। सुप्रीम कोर्ट का केस है। मैं आपने कहा कि आप बता दो कुछ फ्रॉड। देखो, मैं सोच के बता रहा हूँ तुम्हें। मेरे पास है ना एक वीडियो गेम था, मैं बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। एक वीडियो गेम हुआ करता था मेरे पास, और आई परचेज दैट वीडियो गेम 1100 रुपीज। मीडिया खेलते हैं आप लोग, मारियो एंड ऑल, कॉन्ट्रा मारियो, वो जॉयस्टिक होती थी। अब आजकल तो वो PS4 वगैरह आ गए हैं। तो वो 1100 रुपये का मैंने खरीदा था। मैंने उसे 2 साल मैंने खेला उसके साथ, 2 इयर्स। तब वो खराब सा हो गया है, और अब मैंने उसे बेचना है। तो मैंने है ना, वो अब 2 साल है, खराब भी हो गया है, तो वो मैंने अपने एक फ्रेंड को बेच दिया। अपने फ्रेंड को बेच दिया 350 रुपये का। नहीं, इसमें कोई फ्रॉड नहीं था, अगली ही कंसेंट से बेचा 350 रुपये का। ठीक है। अब उसने क्या बोला कि उसने पैसे मैंने उससे ले लिए। तो उसने बोला कि मैं तेरे से 1-2 दिन में ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है, ले लियो। तो 5-7-10 दिन हो गए, उसका पता नहीं ध्यान रहा नहीं रहा, उसने वीडियो गेम नहीं लिया। मैंने वो वीडियो गेम अपने फ्रेंड 2 को भी बेच दिया 350 रुपये में। इस डफर ने ले लिया। काश ये ना लेता, फ्रेंड 3। तो, तो क्या 350 में मैंने एक ही चीज 2 लोगों को बेच दी? इज इट फ्रॉड? अच्छा, क्या मुझे ये बात पता थी कि मैं गलत कर रहा हूं? क्या ये विलफुल था, या ये अनजाने में हुआ मेरे से? अब ये थोड़ा अनजाने में हुआ, तो ये फ्रॉड है या नहीं है? विल इट अमाउंट टू फ्रॉड? और क्या मैंने फ्रॉड किया? यस, आई डिड दैट, मैंने किया फ्रॉड। अच्छा, फिर है ना, ऐसा होता है कई बार, ये बेचते ही आ गया, कह रहे यार वो वीडियो गेम दियो। तो कौन सा वीडियो गेम? बिल्कुल सही, कौन सा वीडियो गेम? वो तो दे दिया था तेरे को, तूने ले तो लिया था। तो दैट हैपेंस। तो किया मैंने, मतलब 350 रुपये कौन सी बड़ी बात हो गई? ठीक है। तो दैट हैपेंस, दैट वाज अ फ्रॉड। डन। दैट इज सुप्रीम कोर्ट। एक और बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो ज्यादा बड़े लेवल का था।
सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ और लिखिएगा केस क्या था। द केस वॉज डॉक्टर विमला। ओ तेरी की, डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस 2। इसमें डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट, लिखिए, फ्रॉड इज meant fraud is meant intention हाँ जी, इसके सुप्रीम कोर्ट ने बोला सर अब इसके ऊपर तो कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है फ्रॉड क्या है, इट्स जस्ट एन इंटेंशन टू डिसीव। कैन वी से आपकी इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाले को धोखा देने की, बस वही फ्रॉड है। कैन वी से फ्रॉड के लिए, कैन वी से सारी चीजें अगर पढ़ ली जाए तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, फ्रॉड तब होगा जब आप जानबूझ के करेंगे, इंटेंशनली करेंगे। अब एक क्वेश्चन है आपसे, अभी मैं कुछ और लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसे क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के आपको धोखा देने के लिए कुछ करा लेकिन आपको उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, इज इट अ फ्रॉड? मतलब मैंने जानबूझ के गलत किया आपके साथ लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ इससे, इज इट अ फ्रॉड? हाँ या ना? ये राहुल है, मैंने जानबूझ के ऐसे 15-20 टॉपिक नहीं करवाए, मैंने कहा जाने दे मजा आएगा, जानबूझ के नहीं करवाए मैंने, और वो टॉपिक एक भी पेपर में नहीं आया, इज इट अ फ्रॉड? बट इसे तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं और मेरे को भी कोई फायदा नहीं हुआ, इज इट अ फ्रॉड? हाँ या ना? मतलब इंटेंशन होनी चाहिए। अच्छा दूसरा दूसरा इंटेंशन नहीं थी, अनजाने में कुछ गलत बोल दिया और इससे इसको बहुत भारी नुकसान हो गया, इज इट अ फ्रॉड? अब क्या है ऐसे अनजाने में कुछ, अच्छा मैंने अनजाने में से कुछ गलत करा दिया और इसने वही चीज पेपर में लिख दी और इसके थोड़े से नंबर कम आ गए, पास तो हो गया, इज इट अ फ्रॉड? लिखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखिए, फ्रॉड इज मेंट एन इंटेंशन टू डिसीव whether it be from any expectation of advantage to the party or ill will towards other is immaterial। इस लाइन का क्या मतलब है, इज इमटेरियल? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट सेज इज इमटेरियल, मतलब सर अगर आपकी इंटेंशन है डिसीव करने की, इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है या सामने वाले के प्रति आप सामने वाले को कोई नुकसान हो रहा है, आप सामने वाले को पसंद करते हैं नहीं, ये सब इमटेरियल है। फायदा है नुकसान है सब इमटेरियल है। अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिसमें आपकी इंटेंशन थी सामने वाले को धोखा देने की, इट विल अमाउंट टू व्हाट? फ्रॉड। यस इट विल अमाउंट टू व्हाट? फ्रॉड। लेकिन हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं ये तो सब जनरल बातें हो गई हैं, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? कॉर्पोरेट लॉस के हिसाब से। और इसलिए नाउ वी आर मूविंग ऑन कि कंपनीज एक्ट में फ्रॉड क्या है। नाउ वी आर मूविंग ऑन दैट सेबी में फ्रॉड क्या है। तो कंपनीज एक्ट और सेबी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ज्यादा कुछ है नहीं, करेंगे लास्ट में बात, पहले सेबी एंड द कंपनीज एक्ट, दोनों में फ्रॉड की परिभाषा क्या है। ये जनरली दो केस लो और जनरली आपको समझ में आ गया। इनसे एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है, फ्रॉड के लिए क्या होना चाहिए? बोलो, इंटेंशन होनी चाहिए कुछ गलत करने की, तब वो फ्रॉड है। इज इट ओके? क्या कंपनी से 2013 में जगह जगह लिखा है अगर आपने फ्रॉड किया तो 447 में जाओगे, तो ये बता तो दो फ्रॉड है क्या। तो उस फ्रॉड का जो जिक्र है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और एक चीज अब बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो कंपनीज एक्ट है या सेबी है, इंटेंशन जरूर होनी चाहिए फ्रॉड की, तभी वो फ्रॉड कहलाया जाएगा, अदरवाइज वो फ्रॉड नहीं कहलाया जाएगा। लिखो जरा, नाउ एज पर द सेबी, एज पर सेबी
एज पर कंपनीज एक्ट। और मैं आपको बता दूं, एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 447 में एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वहां पे फ्रॉड डिफाइन है। यस, फ्रॉड कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। कहां डिफाइन है याद करो, सेक्शन 447 की एक्सप्लेनेशन में फ्रॉड डिफाइन है। एंड एज पर द सेबी, सेबी क्या कहता है फ्रॉड के बारे में, सुन लीजिए व्हाट सेबी इज टॉकिंग अबाउट। लिखिए लिखो, सेबी प्रोहिबिशन of fraudulent, SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practice, unfair trade practice relating to security। ये क्वेश्चन 8 नंबर का पेपर में आ सकता है। ये जो फ्रॉड की डेफिनेशन सेबी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी मार्केट, रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेशन 2003। देखो भाई रेगुलेशन 21C, यहां पे फ्रॉड डिफाइन है, यहां पे फ्रॉड डिफाइन है 21C में, लिख लो इसे। इज इट ओके? यहां पे फ्रॉड डिफाइन, तुमने एज इट इज बनाया है? थोड़ा चेंज कर दूं चलेगा? चलो कोई बात नहीं, नहीं चलेगा तो। अच्छा, ऐसे चेंज करना इज फ्रॉड? मतलब पहले बनवा दिया और फिर तुम्हारा ऐसे मैं कटवा रहा हूँ, इज इट अ फ्रॉड? क्या क्या ये इंटेंशनली किया मैंने? मतलब इज इट इंटेंशनली? मतलब क्या मैं तुमसे मजे ले रहा हूं? मे बी यस। क्या तुम कुछ बिगाड़ पाओगे मेरा? हाँ फिर तो चुपचाप लिख लो ना यार। या तो अच्छा, मैं एक चीज बता रहा था आपको, वो है ना एकदम ऑल ऑफ सडन याद आया कि ये तो डेफिनेशन बहुत बड़ी वाली है, तो इसलिए करना पड़ा। यहाँ पे भी सेबी की डेफिनेशन आएगी, यहाँ पे भी सेबी की डेफिनेशन आएगी। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये पेपर में। अच्छा, ये क्या लिखा है? सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन 2003। पिछले मॉड्यूल में कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में सिर्फ ये फ्रॉड की डेफिनेशन थी। नए वाले मॉड्यूल में, नए वाले बुक में ये सारी रेगुलेशन कंप्लीट दे दी है। तो ये पूरी की पूरी रेगुलेशन अब आपके कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के पेपर में है। तो ये फ्रॉड की डेफिनेशन यहाँ पे खत्म करेंगे और वहां पर इसका मैंने अलग चैप्टर बना दिया है, तो वहां पे हम लोग कवर करेंगे इसे। सेट में अमेंडमेंट आ गई है, मालूम है? सेट की कंपोजिशन अमेंड हो गई है। ड्राफ्टिंग में, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में, ड्यू डिलीजेंस में, कॉर्पोरेट फंडिंग में, हर जगह इंपैक्ट आया है। तो सेट का कंपोजिशन अब चेंज हो गई है, तो वो यहाँ पे भी इंपैक्ट आएगा, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में भी। चलो 21C फ्रॉड देखिए लिखिए, फ्रॉड इंक्लूड, सेबी कहता है फ्रॉड इंक्लूड एनी एक्ट, फ्रॉड इंक्लूड एनी एक्ट, एक्सप्रेशन, आवाज नहीं प्लीज, एनी एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन, क्या बात है, सब कुछ ही कवर हो गया। एनी एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन और कंसीलमेंट। कमिटेड, शब्दों को देख लेना, कमिटेड, वेदर in a deceitful manner or not, by a person or by any person with his
कॉनिवेंस टेक्निकल लैंग्वेज है, और बाई इज एजेंट। टू डील इन सिक्योरिटी, to deal in securities. Whether or not there is wrongful gain or avoidance of loss, ये definition है। And shall also include one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As per SEBI, this is fraud. मे बी 8 नंबर का तो पूछा जा सकता है, तो आप देख लो अभी से। तो SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to the security market regulation 2003, and it shall include the following as well, तो ये कहानी आपके सामने है। ठीक है, चलो भाई लिखो। फ्रॉड इंक्लूड, शब्दों को देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। फ्रॉड इंक्लूड एनी एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन, कंसीलमेंट। 4 शब्द लिखे हुए हैं, आवाज नहीं प्लीज। एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन और कंसीलमेंट। देखो भाई, एक्ट मतलब करना, ओमिशन मतलब करना था नहीं किया, 2 बातें। एक्ट मतलब कुछ करना था, कुछ गलत कर दिया। ओमिशन कुछ करना था वो आपने नहीं किया, दैट इज ओमिट। दोनों बातों में फर्क हो गया। मैंने आपको एक चैप्टर करवाना था, मैंने जानबूझ के नहीं कराया, ओमिट। क्या ये भी गलत है या नहीं, आप मुझे बताओ। तो एक्ट मतलब करना था, एक्ट मतलब गलत कर दिया, ओमिट मतलब करना था नहीं किया। एक्सप्रेशन, कोई इंफॉर्मेशन किसी को दे दी, कोई एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट किसी को दे दी। कंसीलमेंट मतलब लिख लेना, छुपाना। कंसीलमेंट मतलब क्या होता है, छुपाना। कोई इंफॉर्मेशन आपने जानबूझ के छुपा ली। कमिटेड, ये आपने कोई एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन, कंसीलमेंट किया, वेदर इन अ डेसिटफुल मैनर और नॉट, वेदर इन अ डेसिटफुल मैनर और नॉट, बाय अ पर्सन। और ये कौन कर रहा है, कोई पर्सन। मान लो मिस्टर जेड, पर्सन का नाम लिख लो, मिस्टर जेड। मिस्टर जेड मिस्टर जेड ने कुछ एक्टिविटी की, गलत एक्सप्रेशन, कुछ गलत बोला, ओमिशन छुपा लिया, ओमिशन कुछ करना था वो नहीं किया, कंसीलमेंट कुछ छुपा लिया। और वो उसने किसी को धोखा देने, क्या लिखा है, कमिटेड वेदर इन अ डेसिटफुल मैनर और नॉट, किसी को धोखा देने के लिए किया या नहीं किया। क्या मैं बोलूं, जब एक्ट में कोई डेफिनेशन लिखी होती है तो हमें वही पढ़नी होती है। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो एज पर द जनरल था और एज पर द केस लॉ था, बट सेबी में लिखा हुआ है वेदर इन अ डेसिटफुल मैनर और नॉट। और कौन कर रहा है, अच्छा ये पर्सन कौन ले लिया, जेड। बताना जरा क्या लिखा है, ये कौन कर रहा है, पर्सन। और बाय एनी पर्सन विद हिज कॉनिवेंस। कॉनिवेंस का मतलब क्या होता है मालूम, लिखिएगा। कॉनिवेंस का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, या फिर पूरा लिख लो, सीक्रेटली इन्वॉल्व विद समबडी। कॉनिवेंस मतलब क्या होता है, पूरा लिखना, सीक्रेटली इन्वॉल्व विद समबडी। देखो, जेड ने कुछ कंसीलमेंट किया, एक्सप्रेशन दिया, या तो खुद दिया या खुद नहीं दिया, किसी और से करवाया और उसके साथ वो इन्वॉल्व था। तीसरा, और बाय हिज एजेंट, उसने खुद नहीं किया, अपने एजेंट के थ्रू करवाया। और किस चीज में किया,
टू डील इन सिक्योरिटीज वेदर और नॉट दिस आर और टू डील इन सिक्योरिटी। और ये सारी ट्रांजेक्शन, एक्सप्रेशन देना, एक्ट करना, ओमिशन, कंसीलमेंट करना, ये किस चीज में किया? इन द सिक्योरिटी मार्केट, क्योंकि ये सेबी के अंदर डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं फ्रॉड की। तो इन दैट वेरी केस, और इट डजंट मैटर कि आपको उससे कोई फायदा नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये क्या मान लिया जाएगा? इट विल अमाउंट टू व्हाट? फ्रॉड। ये क्या मान लिया जाएगा? इट विल अमाउंट टू व्हाट? फ्रॉड। आई विल गिव यू सम एग्जांपल फॉर दैट। देखिए, सी, ये जो डेफिनेशन लिखी है ना इन्होंने, ये जो इतनी कहानी इन्होंने लिख दी है, या तो ये शैल इंक्लूड नहीं लिखते। आई वुड से दो पार्ट में डिवाइड हो गई डेफिनेशन, दैट इज पार्ट ए और ये पार्ट बी। मैं आपको बात बता दूं कि जो ये पार्ट बी है ना, ये इन्होंने पार्ट ए को ही पूरा बाइफरकेट कर दिया है। लिखिए, पार्ट ए को ही पूरा बाइफरकेट किया, कुछ नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, अनोइंग मिसरिप्रेजेंटेशन, अनोइंग मिसरिप्रेजेंटेशन। दूसरा, अ सजेशन a suggestion as to fact which is not true। तीसरा, एक्टिव कंसीलमेंट। क्या आपको नहीं लगता है डेफिनेशन कोई बाइफरकेट किया और कुछ नहीं है? एक्टिव कंसीलमेंट, अ प्रॉमिस मेड without intention, without intention of performing। 5, a representation made reckless manner। any act omission law declare to be fraudulent। deceptive behavior, a false statement, an act of issuer, giving out misinformation। लिखो, ये 9 चीजें ये फ्रॉड मानी जाएंगी। एंड आई वुड से दैट डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। इसके अलावा भी फ्रॉड के अंदर और भी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। अगर मैं ये 9 चीजें आपको बता दूं तो ये जो फर्स्ट पार्ट था ना, ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। एक बार फिर पढ़ लेंगे इसको बाद में, पहले ये 9 चीजें क्लियर कर लेते हैं। 9 चीजें क्या लिखी हुई हैं देखो भाई ध्यान से। फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। अच्छा, अनोइंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ। हाँ जी, अनोइंग misrepresentation of truth, a suggestion as to fact which is not true। अच्छा एक बात बताओ, एक बार देखना सेकंड में और 8 में क्या फर्क है? A suggestion as to fact which is not true, a false statement made without reasonable ground।
without reasonable ground for believing it to be true. It to be true. देखो एक एक करके पढ़ लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट, अनोइंग, प्लीज प्लीज फर्स्ट पॉइंट देखो अब जरा. अनोइंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ मतलब अनोइंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ क्या मतलब हुआ? कुछ सच के बारे में आपको पता है लेकिन आपने उस सच के बारे में मिस रिप्रेजेंट किया है. कुछ इंफॉर्मेशन आपने मिस रिप्रेजेंट की है सामने वाले को. सेबी लॉ में इसे क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड. एक दूसरे से बाइफरकेट करना है नो के नो पॉइंट को. दूसरा, अ सजेशन एज टू द फैक्ट विच इज नॉट ट्रू. आप किसी को सजेशन दे रहे हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग और वो सजेशन सही नहीं है, वो सजेशन ट्रू नहीं है, तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा. देखो, एक ब्रोकर आपको बोले कि तू किंगफिशर का शेयर खरीद ले, वो बहुत अच्छा शेयर है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, और उसे पता है जो मैं सजेशन दे रहा हूं वो गलत है. क्या कैपिटल मार्केट के अंदर आपका ये सजेशन ये फ्रॉड मान लिया जाएगा क्या? यस. और आप इस रेगुलेशन के अंदर फंस जाओगे, सेबी आपके ऊपर पेनल्टी ठोक देगा. आर यू गेटिंग दिस? कैसा होता है कई बार कि लोग फंसा देते हैं. बोलो, तो क्या वो फ्रॉड के अंदर फंस जाएगा या नहीं फंस जाएगा? यस. फर्स्ट में क्या है? अनोइंग मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ. अनोइंग, मैंने किसी ब्रोकर से पूछा क्या ये कंपनी लॉस में डूब रही है? उसने बोला अच्छा वो कंपनी लॉस में डूब रही थी. मैंने ब्रोकर से पूछा क्या कंपनी लॉस में डूब रही है? उसने बोला हाँ लॉस में तो डूब रही है, लेकिन इसे अभी अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, ये उबर जाएगी. उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले थे. क्या ट्रूथ को उसने मिसरिप्रेजेंट कर दिया मेरे सामने, हाँ या ना? क्या आप मुझे बताओ, उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया. और ये सारी एक्टिविटी किसमें हो रही है? कैपिटल मार्केट के अंदर. आप मुझे बताओ क्या ये फ्रॉड है या नहीं है? एंड आंसर इज यस. डिफरेंस समझ में आ रहा है पॉइंट्स के अंदर? जब हम ये 9 पॉइंट पढ़ेंगे ये वाला पैराग्राफ अपने आप ही कवर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट इसी के अंदर कवर्ड है. थर्ड पॉइंट, एक्टिव कंसीलमेंट. बताओ क्या मतलब हुआ? मैंने ब्रोकर से किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी, उसे पता था, उसने जानबूझ के नहीं बताया. क्या ये एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है या नहीं है? इज इट अ फ्रॉड और नॉट? यस सर. इज इट अ फ्रॉड? यस इट इज अ फ्रॉड. तीनों में फर्क है या नहीं मुझे बताओ? कोई बताएगा पहले 3 में क्या फर्क है? पहला क्या है? उसे सच का पता है, उसने आधा सच बताया आधा झूठ बताया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया. दूसरा, उसने मुझे सजेशन गलत दिया. तीसरा, उसे सच पता है उसने पूरा छुपा लिया. आर यू गेटिंग दिस? आप मुझे बताओ क्या यहां पर देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या फर्क है मालूम? फर्स्ट में आप गलत इंफॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, थर्ड में आप चुप हो. लेकिन क्या वो चुप भी गलत है क्योंकि आप सच को छुपा रहे हो? दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो, मैं किसी कंपनी में जॉब करने के लिए गया. लिसन केयरफुली. आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए गए, आप क्या कंपनी के अंदर पूछोगे क्या आपके ऊपर कोई पेनल्टी तो नहीं लगी हुई? अगर उस कंपनी के ऊपर लाखों करोड़ों की पेनल्टी है तो शायद आप उस कंपनी में जॉब नहीं करोगे. उसके डायरेक्टर ने बोला थोड़ी बहुत लगी हैं, वो हम सुधार लेंगे. उसने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, पेनल्टी बहुत सारी लगी थी, कुछ छुपा लिया, ये सब क्या आ जाएगा? फ्रॉड. तो दैट इज पॉइंट नंबर 3. पॉइंट 4, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन परफॉर्मिंग इट. इट इज अ फ्रॉड. और ये मैं आपको बताऊं जगह जगह देखने को मिलता है, जगह जगह देखने को मिलता है. एंड यस इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. मैं एक ब्रोकर के पास गया और ब्रोकर ने मुझे सजेशन दिया कि आप इस कंपनी के 10 लाख के शेयर खरीद लो. मैंने कहा खरीद लेता हूँ, मेरे पास लेकिन 6 लाख रुपए हैं, 4 लाख तो नहीं है. तो उसने मुझे बोला तू चिंता मत कर, तेरे को 4 लाख रुपए मैं दे दूंगा. अच्छा, उसके दिमाग में क्या है? 4 लाख मैं कभी दूंगा ही नहीं. तो क्या है? उसने मेरे से प्रॉमिस किया एंड ही हैज ऑलरेडी एन इंटेंशन कि वो कभी उसे परफॉर्म नहीं करेगा. इज इट अ फ्रॉड? यस, दैट वाज अ फ्रॉड. और क्या उसको पनिश किया जाएगा ब्रोकर को? हाँ. यहाँ ये सारे एग्जांपल मैं कैपिटल मार्केट के हिसाब से दे रहा हूँ क्योंकि हम डेफिनेशन सेबी के हिसाब से पढ़ रहे हैं. पॉइंट नंबर 5. और जब कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे तो शायद कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन में यू केम टू नो व्हाट फ्रॉड इज ऑल अबाउट. पॉइंट 5, रिप्रेजेंटेशन मेड इन अ रेकलेस मैनर. लिखिएगा इसको, रेकलेस को लिख लीजिएगा नेग्लिजेंस. अब है ना, इसको मैं क्या बताऊं यार, ये ना ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली. ये और 7th पॉइंट, ये ना हम लोग करते भी हैं.
अ रिप्रेजेंटेशन मेड इन रेकलेस मैनर। देखो ये आप लोग कुछ बच्चे समझ पाएंगे, कुछ नहीं। अभी आप लोग ये वाला बैच अभी खत्म होगा 6:30 बजे। आप मेरे पास अब क्वेश्चन पूछने अगर कोई आएगा, आई विल गिव यू आंसर इन अ रेकलेस मैनर। आप आना 6:30 बजे, मैं आपको रेकलेस का प्रैक्टिकल एक्सपोजर बताऊंगा रेकलेस होता क्या है। रिगार्डिंग दिस, मतलब होता है ऐसा, इट हैपेंस नंबर ऑफ टाइम। मतलब कुछ आपने पूछा, मैं ठीक है ऐसे ही होता है, तो कई बार पूछ लेता है, और मतलब हो जाती है यार, इरिटेशन होती है आदमी को। तो फिर उसने पूछा ऐसे होगा, हाँ हाँ ये ठीक है सर, ऐसे होगा, हाँ ठीक है ठीक है। तो दैट इज इन रेकलेस मैनर क्या। लेकिन अगर अब मैं ब्रोकर से कुछ पूछ रहा हूँ और वो बंदा, अच्छा वैसे सैबी बोलता है कि आप ब्रोकर से कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे तो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन ढंग से देनी चाहिए। अब वो बंदा इरिटेट है किसी चीज से और मैं उससे बार बार पूछ रहा हूँ, बताना सर बताना, वो बोल रहा है हाँ हाँ ठीक है लगा दे पैसे लगा दे। इज इट अ फ्रॉड? इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन। अगर कोई भी नेग्लिजेंस तरीके से काम करेगा तो फ्रॉड में फंस जाएगा। क्या वो पनिश हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता डेफिनेशन बहुत गजब की बना रखी है फ्रॉड की? पॉइंट 6, पॉइंट 6 कुछ नहीं है। अगर हिंदुस्तान के किसी भी लॉ में लिख लेना, एनी अदर लॉ लिख लेना इसे, एनी अदर लॉ। अगर हिंदुस्तान के किसी लॉ में कोई भी एक्टिविटी फ्रॉड मानी जाएगी तो वो सेबी लॉ में भी फ्रॉड मानी जाएगी। बात ही खत्म हो गई। 7, डिसेप्टिव बिहेवियर। ये कैसे समझाऊं तुम्हें? हम सब लोगों ने, मैं आपको बता दूं, डिसेप्टिव बिहेवियर कहीं ना कहीं शो किया है। आप समझते हो दिस डिसेप्टिव बिहेवियर? मतलब नंबर ऑफ टाइम हम कुछ भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं बोलते, हम बिहेव कुछ ऐसा करते हैं कि सामने वाले को फायदा ना हो जाए। हमारा बिहेवियर ऐसा रहता है कि सामने वाले को फायदा ना हो जाए। इसको बोला जाता है डिसेप्टिव बिहेवियर। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, बट बिहेवियर हमारा कुछ ऐसा हो गया है कि सामने वाले को फायदा ना हो जाए। ये सब, अब इसका कोई एग्जाम्पल बन नहीं रहा है। क्या एग्जाम्पल दें इसका? कुछ तुम बताओ। डिसेप्टिव बिहेवियर, हाँ जी, क्या एग्जाम्पल दूं? आ गया, अभी अभी आया लेटेस्ट डिसेप्टिव बिहेवियर। देखिए सी, बहुत सटीक एग्जाम्पल बनेगा इसके ऊपर। डिसेप्टिव बिहेवियर सुनिए। मैं एक है ना मेले में चला गया, कुंभ का मेला नहीं डफरो, किसी दिवाली मेले पे चला गया मैं। अब 3-4 साल पहले की बात है, और ये आप सबके साथ भी हुआ होगा। डिसेप्टिव बिहेवियर का बेस्ट एग्जांपल अभी अभी बनाया, लेटेस्ट एकदम। मैं एक दिवाली मेले में चला गया, मैं मेले में घूम रहा था, तो वहां पे एक स्टॉल देखा मैंने, जहां पे उस स्टॉल में क्या था, एक बंदा 3 पत्ते लेकर बैठा हुआ था। 3 पत्ते लेके बैठा हुआ था, और वो 3 पत्ते ऐसे 3 पत्ते दिखाता था, फ्लक्चुएट करता था, और उसके पास भीड़ लगी हुई थी। और है ना, आप उस पे 3 नंबर थे, 1 2 3, आप किसी नंबर पे लगा दो पैसे, और 10 के 20 मिल रहे थे, मतलब डबल। तो मैंने कहा, मैं वहां पे खड़ा हो गया, और मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे। डिसेप्टिव बिहेवियर देखना आप जरा। अब क्या हुआ कि अब वहां पे लोग खड़े हैं, पैसे लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो ये जुआ वुआ खेलता नहीं हूं, तुम्हें पता ही है। तो मैं आराम से खड़ा हूं, और मैं कह रहा हूं नहीं नहीं मैंने नहीं खेलना। अच्छा अब है ना वो, अच्छा वो पत्ते ऐसे दिखा रहा है, साफ पता चल रहा है नंबर 1 कौन सा है, साफ दिख रहा है नंबर, वो दिखा दिखा के रख रहा है, और मेरे को पता है नंबर 1 यही है। और कोई बंदा आता है नंबर 1 पे 100 रुपए लगाता है, और नंबर 1 निकल जाता है 100 के 200। मैंने वो तेरी, मजा आ गया। अब मैं 10 मिनट खड़ा हूं, और वहां पे जो बंदे पैसे लगा रहा है, और साफ दिख रहा है यही नंबर 1 है, और बंदे लगाए जा रहे हैं एक पे 100 के 200, 200 500 के 1000, और वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, और लालच बढ़ता जा रहा है। 15-20 मिनट में वहां पे खड़ा रहा, और वहां पे वो बंदे पैसे जीते जा रहे, और मुझे साफ साफ क्या दिख रहा है, नंबर 1 यही है। ले भाई, 15 से 20 मिनट के बाद एक बंदे ने एक नंबर पे 100 रुपए लगाए, और मुझे भी पता था ये नंबर वही है, मैंने भी उस पे 500 लगा दिए, नंबर 2, 500 गए। ये बहुत ज्यादा खुश हो गया। सुनो, ये सारा काम, अब 500 चले गए, अब दिल में एक बात है भाई, पैसे पूरे कर ले।
फिर खड़ा हो गया मैं, 10-15 मिनट फिर खड़ा रहा, और फिर दिख रहा नंबर एक यही है। अब मैंने पैसे नहीं लगाए, फिर पैसे लगा दूं, अच्छा बाकी सबके नंबर लग रहे हैं, मैं जब पैसे लगाऊं मैं हार रहा हूं, वो उसी के बंदे हैं। अब उन लोगों ने क्या मेरे को झूठ बोला? नहीं बोला, लेकिन चूंकि वो बिहेव कर रहे हैं, दैट वाज अ डिसेप्टिव बिहेवियर। वो मेरे को इंड्यूस कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, तू लगा इस पे, तू जैसे लगाएगा ये तो निकलेगा। मैंने 500 लगाए, मैं हार गया, तो 1000 का नुकसान हुआ, मैंने कहा चल। दैट हैपन, डिसेप्टिव बिहेवियर। आप मुझे बताओ, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ? इट हैपेंस विद मी। तो लेकिन एग्जांपल अच्छा बन गया ये, वैसे डिसेप्टिव बिहेवियर। तो सेबी में भी अगर कोई ब्रोकर इस तरीके से बिहेव करेगा, या कोई भी बंदा इस तरीके से बिहेव करेगा, तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन में आ जाएगा। पॉइंट 8। तुम नहीं हारे कभी? खेलते नहीं हो तुम लोग, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। पॉइंट 8, अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड बिलीविंग इट टू बी ट्रू। देखो अभी एक चीज सुनो, सेकंड और 8 में क्या फर्क है, ध्यान से देखो। सेकंड और 8 में क्या फर्क है? सेकंड में आप किसी को सजेशन दे रहे हो, बेटे ऐसा कर ले, लेकिन 8 में आप किसी को सजेशन नहीं दे रहे हो, कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो, और सजेशन भी गलत है और स्टेटमेंट भी गलत है। क्या दोनों बातों में फर्क है? बिल्कुल फर्क है। लेकिन दोनों में से आपने कोई भी एक काम किया तो ये क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड। इट विल अमाउंट टू बट फ्रॉड। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? एंड द लास्ट वन, एन एक्ट ऑफ इश्यूअर, लिखना इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, गिविंग आउट मिस इंफॉर्मेशन। अगर कोई कंपनी कोई भी मिस इंफॉर्मेशन देती है, वो लिख लेना जिसकी वजह से मार्केट प्राइस अफेक्ट हो जाता है, वो भी फ्रॉड है। अब एक बात बताओ, कंपनी कोई मिस इंफॉर्मेशन देती है जिसकी वजह से मार्केट प्राइस अफेक्ट हो जाता है, इससे क्या नुकसान पब्लिक का? किसी ने 10 करोड़ के शेयर खरीदे थे, शेयर की वैल्यू 30% घट गई, आप मुझे बताओ, उसका तो 30% का नुकसान हो गया, इसको भी फ्रॉड मान लिया जाएगा, और फ्रॉड के अंदर वो सारे लोग, वो कंपनीज, उसके डायरेक्टर सब फंस जाएंगे। तो कैन वी से द डेफिनेशन इज अ वेरी वेरी बिग एंड वाइड डेफिनेशन, एंड कैन वी से हर गलत एक्ट को सेबी ने यहाँ पे कवर कर लिया। और सर इसके अंदर आप फ्रॉड के अंदर फंस जाओगे, एंड सेबी आपको क्या करेगा? पनिश करेगा, पेनलाइज करेगा। तो एज पर द सेबी इसी को नाम दिया जाएगा क्या? फ्रॉड। अच्छा बताओ जल्दी से, फ्रॉड के अंदर अब क्या क्या कवर हो गया? जर्नल इज ओके, 2 केस लॉ इज ओके, एंड सेबी के अकॉर्डिंग फ्रॉड क्या है ये आपको पता चल गया। लिखिएगा, एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है फ्रॉड के बारे में? लिखिए, लिसन। इसको ध्यान से सुनना, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। 447 एक्सप्लेनेशन, और डेफिनेशन बहुत बड़ी नहीं है इसमें, छोटी सी डेफिनेशन है, जल्दी खत्म हो जाएगी। लिखिएगा 447 की एक्सप्लेनेशन, फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी है। और बॉडी कॉर्पोरेट, ये डेफिनेशन कहां लिखी हुई है? जल्दी बोलो। एक्सप्लेनेशन में, 447 की एक्सप्लेनेशन में। अब ये डेफिनेशन समझानी आसान है। इंक्लूड्स एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट। और ये शब्द मैं बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ओमिशन, कंसीलमेंट, ठीक है, और अब्यूज ऑफ पोजीशन। ठीक है, अब्यूज ऑफ पोजीशन, committed by any person, committed by any person, or by any other person,
विद द कॉनिवेंस इन एनी मैनर, विद द कॉनिवेंस क्या सेम शब्द है जो हमने अभी पढ़े भी थे? विद द कॉनिवेंस लिख लो। विद द कॉनिवेंस, विद द इंटेंट टू डिसीव। देखो भाई यहाँ पे ये क्या शब्द यूज हुआ है? विद द इंटेंट टू डिसीव, मतलब इंटेंशन होनी जरूरी है सर यहाँ पे, विद द इंटेंट टू डिसीव। टू गेन एडवांटेज, to gain advantage from, or to injure interests of the company or its shareholder or its creditor, whether or not there is any wrongful gain or loss. Whether or not any wrongful gain or loss, खत्म। बस इतनी डेफिनेशन है। 447 की एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, फटाफट देख लो भाई, खत्म करो इसे। फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इसको एक काम ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, एनालिसिस नीचे। फ्रॉड इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। पहला शब्द क्या है? इट इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड इज वाइडर इनफ टू कवर बॉडी कॉर्पोरेट। अगर यहाँ पे ये शब्द बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता तो फ्रॉड की डेफिनेशन सिर्फ कहाँ लगती? कंपनीज पे। और आपको पता है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड टू थिंग्स, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। आप मुझे बताओ, क्या अब अगर कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया भी कोई ऐसा एक्ट करता है जो यहाँ पे फॉल करता है, तो क्या वो भी पेनलाइज हो सकते हैं क्या? यस, एंड इन दैट वेरी केस डेफिनेशन वाइडर है, पहली लाइन से समझ में आता है। तो फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स व्हाट? अब कुछ शब्द हैं, क्या? एक्ट, बता चुका हूँ, कुछ एक्टिविटी गलत की, ओमिशन कुछ करना था नहीं किया, कंसीलमेंट छुपा लिया। फोर्थ वन, ये नया है कुछ, ये क्या? अब्यूज ऑफ पोजीशन। आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, आपके पास ऐसी पोजीशन है, तो आप अगर उसको मिसयूज कर रहे हैं तो वो भी क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड। देखो सी कंपनीज एक्ट 2013 जब आप पढ़ोगे तो जगह जगह ये शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप फ्रॉड में फंसोगे तो 447 में पेनल्टी लगेगी। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या? तो सर पहली बात, फ्रॉड का मतलब कंपनी से भी है, फ्रॉड का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट से भी है। बात वन पॉइंट इज ओके। दूसरा, फ्रॉड इंक्लूड 4 थिंग। वन इज कुछ गलत कर दिया आपने, कुछ ओमिट कर दिया आपने, कुछ छुपा लिया आपने, और अगर आप कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन को मिसयूज भी कर रहे हो तो भी वो क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड। और ये कौन कर रहा है? लिसन, कोई भी पर्सन लिखो, ये पर्सन कौन है? जेड। और बाय एनी अदर पर्सन विद द कॉनिवेंस। मुझे बताओ, या तो जेड ये काम खुद कर रहा है, या जेड ये काम खुद नहीं कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, लेकिन जेड उस व्यक्ति के साथ सीक्रेटली इन्वॉल्व है, तो भी मान लिया जाएगा जेड फ्रॉड का दोषी है। विद द और कैसे कर रहा है? विद द इंटेंट टू डिसीव। और आपका मेन इंटेंशन क्या है? किसी को धोखा देना। टू गेन एडवांटेज, या फिर उससे आपको कोई फायदा पहुंच रहा है। और टू गिव इंजुरी
to injure the interest of the company, shareholder or the creditor, whether or not there's any wrongful gain or loss. Whether or not any wrongful gain or loss. लिखिए second point. Keep writing. लिखिएगा. The definition of fraud is inclusive. कोई बताएगा ये डेफिनेशन से कैसे पता चल रहा है? ये शब्द लिखा है इंक्लूड, यानी ये जो लिखा है ये तो फ्रॉड है ही है, बट इसके साथ साथ और भी चीजें फ्रॉड में शामिल हो सकती हैं. द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव बेसिकली. दो बातें हो गई हैं. तीसरा पॉइंट ऐड कीजिए. फोर एक्टिविटी को फ्रॉड माना जाएगा. अब वो फोर एक्टिविटी क्या क्या है एक बार बता दो जल्दी से. अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो, दूसरा कुछ ओमिट कर रहे हो, तीसरा कुछ कंसीलमेंट कर रहे हो, अभी कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, चौथा अब्यूज ऑफ पोजीशन कर रहे हो, अब्यूज ऑफ पोजीशन. ठीक है सर. पॉइंट 4 और बताओ. हाँ जी. अच्छा, क्या मैं बोलूं कि जो ये फ्रॉड की डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना, इसमें डायरेक्ट फ्रॉड भी इन्वॉल्व है, इनडायरेक्ट फ्रॉड भी इन्वॉल्व है. ऐसा मैंने क्यों बोला? क्या लिखा है? विद द कॉनिवेंस. क्या ये शब्द लिखा हुआ है विद द कॉनिवेंस? यानी अगर आप ये एक्टिविटी खुद कर रहे हैं तो भी फ्रॉड है, लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और के थ्रू करवा रहे हैं, और लेकिन आप उसके अंदर सीक्रेटली इन्वॉल्व हैं, तो भी ये क्या है? तो भी ये फ्रॉड है. चार बातें समझ में आ रही है डेफिनेशन से क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन इंक्लूसिव है. दूसरा, डेफिनेशन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों के लिए लागू है. तीसरा, फ्रॉड चार तरीके से यहां पे करने के लिए बात हो रही है: एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट, अब्यूज ऑफ पोजीशन. स्टेप 5.5 लिखे. विद द इंटेंशन टू डिसीव. लिखिएगा, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज मस्ट. सर बहुत अच्छा हो गया ये पॉइंट. अगर ये इंटेंशन नहीं होती तो हर आदमी फ्रॉड में अंदर जाता, लेकिन सर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने जानबूझ के गलत किया है, तब आपके ऊपर 447 लगेगा, अदरवाइज आपके ऊपर 447 नहीं लगेगा. देखो भाई, अब मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, बताना क्या ये फ्रॉड है या नहीं. MGT 7 फाइल करनी है तुम्हें. MGT 7 तुम्हें फाइल करनी है. अभी हमने DD में बात की थी MGT 7 के बारे में, और उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है, और तुम्हें पता है वो इंफॉर्मेशन, लेकिन तुम जानबूझ के वो इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो. इज इट अ फ्रॉड? यस, दिस इज अ फ्रॉड. तो क्या एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें ये करना चाहिए? नो. अच्छा, अगर ये प्रूव हो गया तुमने जानबूझ के छुपाई है इंफॉर्मेशन, तो 447 में सीधे अंदर. और आई एम टेलिंग यू, नंबर ऑफ टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी. सर ये इतना आसान भी नहीं है. तो नंबर ऑफ टाइम बेवजह फंस जाओगे. तो सर कभी भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है, अच्छा कुछ काम आपको करना था, आपने जानबूझ के नहीं किया, ओमिट कर दिया, आप मुझे बताओ क्या इट विल अमाउंट टू फ्रॉड और नॉट? एंड आंसर इज यस. इसको भी क्या मान लिया जाएगा? इसको भी फ्रॉड मान लिया जाएगा. तो कैन वी से, अच्छा दूसरा, आप इतने इंटेलिजेंट ना बने कि आप ये काम दूसरे से करवा ले. अगर दूसरे से करवाया, पता चल गया आप इन्वॉल्व हैं, तो वो भी फंसेगा, आप भी फंसोगे. क्या कंपनीज एक्ट इज गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट और नॉट? यस. पॉइंट 5, इंटेंशन मस्ट है. ये इस पॉइंट ने बचा लिया. अगर आपने किसी भी तरीके से प्रूव कर दिया ये अनजाने में हुआ है, तो आप 447 में नहीं फंसेंगे सर. तो ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट हो गया. लिखेगा लिखेगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टारगेट ऑफ द फ्रॉड, लैंग्वेज को देखना, टारगेट ऑफ द फ्रॉड कुड बी कंपनी, shareholder, creditor or any other person. पॉइंट 6 और पॉइंट 7 थोड़ी सी देर में, पहले इसको लिख लो आप. हाँ जी. अच्छा, एक सवाल है, देखो पॉइंट 7 भी लिख ही लो, फिर बात करते हैं.
लिख लो। देख लो। सी 0.6 और 0.7, हाँ जी, क्या कह रहे हैं दोनों पॉइंट। 0.6 इज फ्रॉड करके आप किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, कंपनी को, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को, या फिर एनी अदर पर्सन को। अगर आपके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट या कंसीलमेंट उसकी वजह से किसको नुकसान हो गया, कंपनी को हो गया, शेयर होल्डर को हो गया, क्रेडिटर को हो गया, या किसी भी पर्सन को हो गया, तो आप फ्रॉड में फंसेंगे। और ये मायने नहीं रखेगा कि आपको कुछ फायदा या नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, ये फायदा नुकसान सुनो, रॉन्गफुल गेन, इट डजंट मैटर आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ है। अवॉइडेंस ऑफ लॉस मतलब कई बार आदमी अपने लॉस को बचाने के लिए भी फ्रॉड करता है। देखो, फ्रॉड करने के कुछ कुछ रीजन मैं बता दूं, आदमी फ्रॉड करता क्यों है। पहला, उसे फायदा हो जाए। दूसरा, उसे जो लॉस हो रहा है वो बच जाए। तीसरा, मेरा लॉस मेरा प्रॉफिट भाड़ में गया, सामने वाला बर्बाद हो जाए। द थर्ड रीजन। तो इन दैट वेरी केस लॉ मेकर कह रहा है आपको फायदा, आपका नुकसान इमटेरियल है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन है किसी को धोखा देना और इन लोगों के इंटरेस्ट को इंजोर करना, तो आप फ्रॉड में फंस जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज मस्ट। कैन वी से सेक्शन 447 एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। एक बार थोड़ा सा याद कर लो। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, 7 पॉइंट लिखवाए हैं इसमें। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव, इट कवर्स बॉडी कॉर्पोरेट। तीसरा, कितने तरीके से हो सकता है, 4, एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट, अब्यूज ऑफ पोजीशन। इंटेंशन मस्ट है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और टारगेट से आप किसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, या तो कंपनी को, या उसके शेयर होल्डर को, या क्रेडिटर को, या किसी भी पर्सन को। और आपको उससे फायदा या आपका लॉस बच रहा है या नहीं बच रहा, इट डजंट मैटर। और अगर आप इस तरीके से पकड़े गए तो आप 447 में फंस जाएंगे। लिखेगा, फंस गए तो क्या लिखेगा, पनिशमेंट। और क्या पनिशमेंट है मालूम है, लिखियो। इसको अब 2 पार्ट में डिवाइड करो। देखो भाई, सेक्शन 447 की पनिशमेंट बता रहा हूं। ये पनिशमेंट बस यही बताऊंगा, आगे कहीं पे भी नहीं। देखो, इफ एनी पर्सन, अब लैंग्वेज देखना, फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड। इफ एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, अगर कोई भी बंदा फ्रॉड का दोषी पाया गया। अब सवाल उठता है फ्रॉड का दोषी कब पाया जाएगा, जब आप इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी करोगे। अगर आप फ्रॉड के दोषी पाए गए, इफ एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ द फ्रॉड, ठीक है, इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज, वन % ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी। एक बात और बताऊं, अभी है ना, आज वो लिमिट 10 करोड़ की हो गई है। ऐसा हो सकता है कि बड़े सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट, कंपनी सेक्रेटरीज फेसबुक पे पोस्ट डालें और उसमें ICSI के बारे में कुछ शनाब शनाब बकें। ICSI को ये अकल नहीं है, वो अकल नहीं है। आप मत कीजिएगा, क्योंकि आप ICSI को अगर कुछ गलत बोलेंगे तो हम अपने आप को ही गलत कह रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन के बारे में गलत कह रहे हैं। दुनिया हंसेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हंसेंगे। ये हो चुका है पहले, ये सेम सीन हो चुका है। 10 करोड़ की लिमिट हुई थी पहले, फिर वो क्लेश हुए थे और वो प्रोटेस्ट हुए थे, फिर वो 5 करोड़ की हो गई थी। तो मे भी क्या पता फिर से हो, आई डोंट नो, अभी सिचुएशन नहीं पता क्या है। लेकिन आप फेसबुक पे कुछ भी गलत पोस्ट मत डालिएगा, अपने प्रोफेशन को लेकर एटलीस्ट, नहीं तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रोफेशन बदनाम हो जाएगा। पिछली बार आई एम टेलिंग यू, पिछली बार
अपना प्रोफेशन बड़ा बदनाम हुआ इन चीज़ों की वजह से। तो कुछ गलत पोस्ट फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ना सर्कुलेट कीजिएगा। आईसीएसआई के खिलाफ कुछ भी नहीं। हाँ, सीए के खिलाफ डालो, ये सब सीए ने करवाया है उसमें कुछ नहीं है। बट सीएस इंस्टीट्यूट के खिलाफ कुछ ना बोले। तो हम फ्री फंड में अपनी बदनामी क्यों करें? 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी विच एवर इज लेस विच एवर इज लोअर, लिखिए, पनिशेबल। तो उसके ऊपर पनिशमेंट है, मिनिमम 6 मंथ जेल, minimum 6 month imprisonment, and maximum 10 years imprisonment. And fine. Minimum amount involved in fraud, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। एक है ना क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में, स्किप ना हो जाए, लिखना वेदर सेक्शन 447, लिख लो यार जल्दी, वेदर सेक्शन 447 कंपाउंडेबल। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? वेदर सेक्शन 447 कंपाउंडेबल, क्या 447 कंपाउंडेबल है? ये 5 नंबर का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, डीडी में, सीडी में। क्या 447 में कंपाउंडिंग हो सकती है? कंपाउंडिंग का सेक्शन बोलना 441। एक लाइन लिख लो या याद कर लो, कहीं पे भी लिख लेना, कोई भी ऐसा सेक्शन जहां पर इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी है वो कंपाउंडेबल नहीं है। इज इट ओके? क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसा सेक्शन जहां पे इंप्रिजनमेंट वो कंपाउंडेबल, ये बात 441 मिलेगी। इज इट ओके? मुझे बताओ यहां पे क्या लिखा हुआ है? मिनिमम इंप्रिजनमेंट कितनी है? ये मैंडेटरी ऑप्शनल है। वेदर 447 कंपाउंडेबल, थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे इसे। वेट, फाइन कितना लगेगा? मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, और मैक्सिमम, अभी लिखते रहे, और मैक्सिमम सर 3 times of amount involved in fraud. देखो भाई, मैंने एक रिपोर्ट बना दी और उसके अंदर मैंने कुछ झूठ लिख दिया, एक्टिव कंसीलमेंट कर दिया। इज इट फ्रॉड? इज इट फ्रॉड? मैंने एक रिपोर्ट बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ झूठ लिख दिया। इज इट फ्रॉड? और कंपनी ने वो झूठ लिखने के लिए मेरे को 1 करोड़ रुपए दिए। कैन यू टेल मी मेरी पनिशमेंट कितनी है? हाँ जी, व्हाट इज माय पनिशमेंट? मैंने झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए जानबूझ के 1 करोड़ कंपनी से खाए। व्हाट इज माय पनिशमेंट? इज इट फ्रॉड? यस। क्या 447 लगेगा? यस। व्हाट इज माय पनिशमेंट? दिखना भी बंद हो गया क्या तुम्हें? हाँ जी, मिनिमम 6 मंथ क्या? अपो घर भेजेंगे मेरे को? मिनिमम 6 महीने क्या? मतलब 6 महीने क्या क्या करेंगे? पूरा बताओ ना। कम से कम 6 महीने की जेल, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आया तो 10 साल की जेल। कम से कम फाइन कितना लगेगा? 1 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 600 करोड़, 3 करोड़, ये मिनिमम फाइन है। इज इट ओके? अच्छा, क्या लिखा है? एनी पर्सन फाउंड गिल्टी, इफ एनी, अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक और पॉइंट है। मैंने एक झूठी रिपोर्ट बना दी, मैंने एक झूठी रिपोर्ट बनाई और उस झूठी रिपोर्ट के अंदर कंपनी ने मेरे को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए 1000 रुपए दिए, 1000 रुपीज। व्हाट इज माय पनिशमेंट? रिलायंस है कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी वाली। और कंपनी ने मेरे को 1000 रुपए दिए हैं कि झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। हाँ जी,
अच्छा, पनिशमेंट, इज इट फ्रॉड? इज इट फ्रॉड? मैंने जानबूझ के झूठी रिपोर्ट लिखी है और मैंने सिर्फ 1000 रुपए लिए। इज इट अ फ्रॉड? यस इट इज फ्रॉड। क्या पनिशमेंट लगेगी? लिखना, इफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड is less than 10 lakh rupees, is less than 10 lakh rupees or 1% of the turnover, is it okay? ये वही लिमिट है, विच एवर इज लोअर। मतलब अगर इस लिमिट से, इन दोनों लिमिट से भी अमाउंट कम है, मतलब 10 लाख से भी कम है और विच एवर इज लोअर, देन punishable with imprisonment up to 5 years or fine up to 50,000 और बोथ। हाँ जी, तो ये आपके सामने अब कहानी, आपको बताना है छोटा सा पॉइंट। मुझे ये बताओ, अगर फाइन अमाउंट, अगर फ्रॉड का जो अमाउंट है वो 10 लाख, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर, ये समझ में आ रहा है? ये इसका क्वेश्चन बनाऊं? हाँ आ रहा है ना पॉइंट समझ में? अच्छा, ये मैं 1% को छोड़ दूं, मैं 10 लाख को ले लूं, चलेगा? अगर मैं 10 लाख का फ्रॉड करता हूं, 10 लाख या उससे ज्यादा का फ्रॉड करता हूं, तो ये सजा है। लेकिन मान लो 10 लाख से कम का फ्रॉड करता हूं तो ये सजा है। मेरा सवाल ये है, यहाँ पे मिनिमम सजा कितनी है? 6 महीने, और यहाँ पे सजा कितनी है? 5 साल। मेरा सवाल ये है, सजा ज्यादा इस यहाँ पे ज्यादा लग रही है, केस ए में ज्यादा लग रही है, केस बी में ज्यादा लग रही है? लेकिन बी में तो 5 साल है। हाँ, क्या यहाँ पे अप टू लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो मिनिमम 6 महीने था? यस और नो? और क्या यहाँ पे बोथ भी लिखा हुआ है? बोलो, क्या दोनों सजा भी हो सकती हैं? और एक आखिरी क्वेश्चन जवाब देना, वेदर 447 इज कंपाउंडेबल? क्या 447 इज कंपाउंडेबल? तो दैट इज आंसर, दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या 447 कंपाउंडेबल है? एंड आई वुड से आंसर इज यस। अब इसका क्वेश्चन जो अगर आ गया तो 441 रेड विद 447, और आपको आंसर कैसे देना है? पहले 447 डिफाइन करें, 447 में बताएं, यानी 447 के अंदर अब पनिशमेंट भी 2 हैं। अगर 10 लाख या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी है, तो लिख लेना यहाँ पे कंपाउंडिंग नॉट पॉसिबल। लेकिन 10 लाख से कम का फ्रॉड है तो सर इतनी सजा है, और यहाँ पे कंपाउंडिंग पॉसिबल। क्या यहाँ पर अप टू 5 लिखा है? तो लिख लो इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? लिख लो भाई, ऑप्शनल है। और बीच में हर जगह क्या लिखा हुआ है? और एंड और, क्योंकि और लिखा हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ऑप्शनल है, तो यहाँ पे 447 भी कंपाउंडेबल है? तो कैन वी से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर 447 रेड विद 441? यस, दैट कुड बी अ वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन इन द पेपर इटसेल्फ, तो आप लिख सकते हैं इसको। तो 440, अब हम पढ़ क्या रहे थे? द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड। अब एक छोटा सा रिकैप एंड देन वी मूव ऑन। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या? फ्रॉड एंड द कंपनीज एक्ट। लेकिन कंपनीज एक्ट के पास आने से पहले हमने फ्रॉड की जनरल डेफिनेशन पढ़ी, और जनरल डेफिनेशन में क्या पढ़ा? जल्दी बोलो भाई। जनरल डेफिनेशन में पढ़ा कि इंटेंशन होनी जरूरी है। फिर वो केस लॉ ने भी क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट, यस इंटेंशन होनी जरूरी है। फिर हमने सेबी लॉ पढ़ा, और सेबी में 9 पॉइंट बता दिए गए रिगार्डिंग द फ्रॉड। आपके सामने वो 9 पॉइंट कौन कौन से हैं। फिर हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर माई ओपिनियन। और 447 एक बार दोबारा याद करेंगे इसे पीछे पीछे बोलना। कंपनीज एक्ट में क्या फ्रॉड डिफाइन है? कहां पर? 447 की एक्सप्लेनेशन। इसमें 7 बातें याद रखनी है। पहला, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। दूसरा, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड है। तीसरा, 4 एक्टिविटी है। चौथा, डायरेक्ट भी है। पांचवा, इंटेंशन मस्ट है। छठा, टारगेट ऑफ द फ्रॉड कंपनी, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, एनी अदर पर्सन हो सकता है। और आपको फायदा नुकसान हो रहा है, डजंट मैटर।
और अगर आप फ्रॉड में फंसेंगे तो क्या आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी? एंड आंसर इज यस, आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी। और पनिशमेंट दो तरीके से हैं, 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो 6 महीने मिनिमम, और उससे कम है तो फिर ऑप्शनल हो जाएगा। तो कैन वी से पार्ट ए नॉट कंपाउंडेबल, पार्ट बी इज कंपाउंडेबल। एक चीज़ और लिख लो, पार्ट बी ये कंपाउंडेबल है, एक चीज़ और लिखवा रहा हूँ, कंपाउंडेबल है, it is compoundable but only with the permission of special court। स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट में कंपाउंडिंग पावर है किसके पास? हु कैन कंपाउंड अंडर कंपनीज एक्ट? कंपाउंडिंग पावर किसके पास है? बोलो, लिखिए। कंपनीज एक्ट में एक छोटा सा पॉइंट याद आ गया। कंपनीज एक्ट 2013 में कंपाउंड करने की पावर दो लोगों के पास है, आरडी के पास, एनसीएलटी के पास। और एक चीज बताओ, लेकिन यहां पे कंपाउंड कौन करेगा? आरडी और एनसीएलटी करेंगे, लेकिन आरडी करे या एनसीएलटी करे, बट उसको किसकी परमिशन और लेनी पड़ेगी? स्पेशल कोर्ट की। एक चीज और बता दूं, आरडी कंपाउंडिंग कर सकते हैं अप टू 25 लाख रुपीस तक की, एंड बियॉन्ड दैट कंपाउंडिंग कौन करेगा? एनसीएलटी। तो इसको लिख लीजिए आप। आरडी के पास कंपाउंडिंग करने की पावर कितनी है? 25 लाख। 25 लाख के ऊपर पावर किसके पास शिफ्ट हो जाएगी? एनसीएलटी के पास। क्या आरडी के पास 25 लाख के ऊपर की कंपाउंडिंग करने की पावर है क्या? नो। इज इट ओके? अच्छा एक चीज और है इसमें। ये मैंने वो केस स्टडी की क्लास ली थी आपकी 2 या 3 दिन, उसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। एक है ना, किसी आदमी ने 6 लाख का कॉन्ट्रावेंशन किया है। सुनना बड़े ध्यान से इसे, दैट कुड बी अ पॉसिबल क्वेश्चन इन एनी पेपर। किसी डायरेक्टर ने 6 लाख का कॉन्ट्रावेंशन किया है, 6 लाख रुपए का, एंड इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो सेक्शन 441 में कंपाउंडिंग हो सकती है। कौन करेगा कंपाउंडिंग? या तो आरडी या एनसीएलटी। आरडी कितने रुपए तक कर सकता है? ये कितना अमाउंट है? 6 लाख। तो कौन करेगा कंपाउंडिंग? आरडी। इज इट ओके? यस और नो? अगर ये 35 लाख होता अमाउंट तो कौन करता? एनसीएलटी। इज इट ओके? ये ना लिमिट दे रखी है कंपनीज एक्ट में 441 में, लेकिन इसमें क्वेश्चन मेरा अब ये है, क्या 6 लाख के अमाउंट की कंपाउंडिंग एनसीएलटी कर सकता है? मतलब लॉ में लिखा है 25 लाख रुपए तक की कंपाउंडिंग आरडी कर सकता है, लेकिन अब 6 लाख का अमाउंट है। यस, आरडी तो कंपाउंडिंग कर ही सकता है, लेकिन क्या 6 लाख रुपए के लिए कंपाउंडिंग एनसीएलटी कर सकता है? एंड आंसर इज यस, अलाउड है। इसको कहीं लिख लेना, लॉ हैज imposed limitation only on RD, not on NCLT. That could be a very good question in the paper. तो जो अच्छा ये 25 लाख की लिमिट पहले 5 लाख थी, इफ यू रिमेंबर, अब ये 25 लाख हो गई है। तो सर अगर कोई भी अमाउंट है, यानी आप इसको ऐसे याद कर लो, 25 लाख रुपए तक का फाइन की कंपाउंडिंग आरडी भी कर सकता है, एनसीएलटी भी कर सकता है। 25 लाख के ऊपर की कंपाउंडिंग सिर्फ एनसीएलटी करेगा, आरडी के पास पावर नहीं है। तो लॉ मेकर ने कंडीशन सिर्फ आरडी के लिए लगाई है, एनसीएलटी के लिए नहीं लगाई है। तो छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर केस स्टडी है, केस स्टडी के पेपर में, तो वो केस स्टडी मेरे को याद आ गई इसलिए थोड़ा सा बता दिया आपको। चलिए, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 447। एक छोटा सा सेक्शन आपका खत्म हो गया और इसके अंदर हमने अलग अलग फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश की। इज इट ओके विद यू? एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।